जब भी भारत के इतिहास की बात होती है तो दिमाग में कौन से नाम आते हैं? मौर्य, मुगल, शायद मराठा साम्राज्य, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि इतने बड़े बड़े साम्राज्य बनाने का ये जो आइडिया है, ये जो प्रक्रिया है, ये आखिर शुरू कहाँ से हुई? आज हम इसी शुरुआती कहानी को समझेंगे, महाजनपदों की कहानी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर वो कौन सी चिंगारी थी, वो क्या वजह थी जिसने छोटे छोटे कबीलों को बड़े बड़े राज्यों में बदल दिया और भारत के राजनीतिक इतिहास की पहली ईंट रखी? देखिए, अशोक महान, अकबर, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन सब महान शासकों की कहानियां हम सबने सुनी हैं। लेकिन इन सभी साम्राज्यों की नींव एक और कहानी पर रखी गई थी। एक ऐसी कहानी जो हमें इन सबसे भी बहुत पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ले जाती है। और उस सवाल का जवाब है महाजनपद। इसका मतलब महान क्षेत्रीय राज्य। सिंपल, यही भारत के पहले बड़े संगठित राज्य थे और कह सकते हैं कि यहीं से साम्राज्य बनने का लंबा सफर शुरू हुआ था। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, टाइम में पीछे। ये बात है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की, जब पहली बार पूरे उत्तर भारत में बड़े बड़े क्षेत्रीय राज्य उभर कर सामने आए और इन्होंने इस जमीन का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो हमें ये सब पता कहाँ से चला? पुराने ग्रंथों से, जैसे बौद्ध टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय या जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। और इनमें हमें मिलते हैं 16 महाजनपद। हाँ, 16। अब कुछ नामों पर थोड़ा बहुत मतभेद जरूर है, लेकिन इस बात पर सब सहमत हैं कि उस दौर में 16 बड़े राज्य थे। इनमें काशी, कोसल और मगध जैसे नाम सबसे आगे थे। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर उस समय ऐसा क्या हुआ था कि ये बड़े बड़े राज्य अचानक से बनने लगे? इसकी रेसिपी क्या थी, है ना? चलिए समझते हैं। तो इस रेसिपी का सबसे पहला और सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट था लोहा। जी हाँ, आयरन। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की खदानों से निकला लोहा एक गेम चेंजर था। इसने खेती और युद्ध दोनों में क्रांति ला दी। अब जंगलों को साफ करना और जमीन जोतना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया था। अब देखिए, लोहे के औजारों से खेती में एक जबरदस्त उछाल आया। मतलब पैदावार इतनी बढ़ गई कि लोगों की जरूरत से कई ज्यादा अनाज होने लगा। और ठीक इसी समय एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई। बौद्ध और जैन धर्मों ने अहिंसा का प्रचार किया, जिससे यज्ञों में पशु बलि कम हुई और खेती के लिए जरूरी पशुधन बच गया। और ये जो एक्स्ट्रा अनाज था, जिसे हम अधिशेष या सरप्लस कहते हैं, बस इसी ने पूरा गेम बदल दिया। अब जो शासक थे वो लोगों से टैक्स यानी कर वसूल सकते थे और इसी टैक्स के पैसे से उन्होंने प्रोफेशनल सेनाएं खड़ी की और अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम बनाया। तो अब पूरी रेसिपी को एक साथ देखें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। लोहे की टेक्नोलॉजी से खेती बढ़ी, खेती से सरप्लस यानी अधिशेष पैदा हुआ, उस सरप्लस पर टैक्स लगा के सेनाएं और प्रशासन बना और इसी के दम पर बड़े बड़े क्षेत्रीय राज्य बने। कमाल है ना? इसी दौर को भारत में शहरीकरण का दूसरा चरण भी कहा जाता है। ठीक है, राज्य तो बन गए, लेकिन अब सवाल था इन्हें चलाएगा कौन और कैसे? और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि हमें सत्ता के दो बिल्कुल अलग अलग मॉडल्स देखने को मिलते हैं। देखिए, उस समय दो तरह के सिस्टम्स उभरकर सामने आए। एक तरफ तो थे राजतंत्र यानी मोनार्की, जहां एक राजा का राज चलता था, और दूसरी तरफ थे गणसंघ, जैसे वज्जी और मल्ल। ये गणसंघ एक तरह से पुराने कबीलाई सिस्टम को फॉलो करते थे और ये उस समय के कठोर वर्ण व्यवस्था के खिलाफ एक रिएक्शन की तरह थे। और इन दोनों में फर्क जमीन आसमान का था। चलिए देखते हैं कैसे। राजतंत्र में एक राजा था जिसकी अपनी एक बड़ी परमानेंट सेना थी और समाज में ब्राह्मणों का काफी प्रभाव था। वहीं दूसरी तरफ गणसंघ में पावर किसी एक आदमी के पास नहीं, बल्कि कुछ खास परिवारों की एक काउंसिल के पास थी। यहाँ हर कबीले की अपनी छोटी सेना होती थी और समाज में क्षत्रियों का दबदबा ज्यादा था। तो ये सिर्फ दो अलग अलग तरीके नहीं थे राज करने के, ये दो अलग अलग सोच थीं, दो विचारधाराएं, और इनका आपस में टकराना तो लाजमी था। ये एक अल्टीमेट पावर स्ट्रगल था। गणसंघ, अक्सर इन्हें दुनिया का पहला रिपब्लिक भी कहा जाता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये वाकई में डेमोक्रेटिक थे? मतलब जैसे हम आज डेमोक्रेसी को समझते हैं, क्या ये वैसे थे? तो इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं।
सत्ता असल में आम लोगों के हाथ में नहीं थी। चुनाव का अधिकार सिर्फ कुछ चुनिंदा ऊंचे क्षत्रिय परिवारों को था। महिलाओं को तो सभाओं में शामिल होने की इजाजत ही नहीं थी और बाकी सामाजिक वर्गों का दर्जा भी कम था। तो असल में ये डेमोक्रेसी नहीं बल्कि एक तरह की ओलिगार्की थी, यानी कुलीन तंत्र। तो इस महासंग्राम का, इस आइडियोलॉजिकल क्लैश का नतीजा क्या निकला? कहानी के क्लाइमैक्स में एक ही विनर उभरकर सामने आया और उसने भारत के इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। इन 16 महाजनपदों के बीच सदियों तक चले संघर्षों और लड़ाइयों के बाद बस सिर्फ एक राजशाही सबसे ताकतवर बनकर उभरी और उसका नाम था मगध। मगध ने धीरे धीरे अपने सभी दुश्मनों को हराया, गण संघों को भी अपने में मिला लिया और इसी जमीन पर रखी गई भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव। मगध की सफलता ने ये तय कर दिया कि आने वाले लंबे समय तक भारत की राजनीति पर राजतंत्रीय व्यवस्था का दबदबा रहेगा। पर यहाँ एक सवाल और खड़ा होता है कि आखिर मगध ही क्यों? ऐसा क्या था मगध के पास जो बाकियों के पास नहीं था और जिसने उसे अल्टीमेट विनर बना दिया? खैर, ये एक और दिलचस्प कहानी है जिसके बारे में फिर कभी बात करेंगे।